प्रश्न उत्तर का सत्र चल रहा था, तो बताइए क्या चर्चा की जाए। भैया थोड़ा स्वमूल्यांकन हम कैसे कर पाए, क्योंकि उसमें ना प्रामाणिकता नहीं रहती है। अपना ही कभी कभी अधिमूल्यन हो जाता है। तो उस पे थोड़ा सा आप बताइए कि स्वमूल्यांकन के लिए हम लोग कैसे ट्राई करें। ठीक बात। तो स्वमूल्यांकन के लिए दो तीन चीज़ें हैं, है ना। एक तो हमारी जो बात भोजन से पहले हो रही थी कि हमारा ध्यान जहाँ जहाँ जाता है ना, उसी अर्थ में हमारा लक्ष्य बना हुआ है। तो इसको पहचानने की ज़रूरत है, हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है ना। तो क्या चीज़ हमारे को रुचिकर लगती हैं, क्या चीज़ में हमारा मन लगता है, किस चीज़ को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना, किस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमारे को पहचान लेनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारा ध्यान किस अर्थों में जा रहा है। अभी ये पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ माने बैठे रहते हैं कि हम ऐसे हैं, है ना, उसी अर्थ में हम व्यक्त होते रहते हैं, लेकिन असल में हमारा ध्यान तो किसी और जगह लगा रहता है। तो उसको पहचानने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो ये स्वनिरीक्षण के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है ना। और एक पीरियड ऑफ टाइम पे आप देखिए, है ना, तो संबंधों के अर्थ में हमारा ध्यान कहाँ जाता है। क्या केवल अपनी अपेक्षाओं के अर्थ में ध्यान है संबंधों में, या संबंधी की अपेक्षाओं का भी ध्यान है ना। इसको हमें ध्यान देखना चाहिए। ठीक है, परिवार व्यवस्था से के लिए हम क्या सोचते हैं, है ना, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके लक्ष्य हमारे क्या अभी जो पहले की धारणाएं थी उन्हीं के आधार पर बना हुआ है, या अभी कुछ परिवर्तन हो रहा है उसमें, इसको भी देख सकते हैं, है ना। तीसरा कि हमारे अंदर जो दूसरों का मूल्यांकन होता है ना, वो किस आधार पे होता है। हम सामने वाले व्यक्ति का जो मूल्यांकन करते हैं किस आधार पे करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पे करते हैं, या प्रयोजन के आधार पे, व्यवस्था के आधार पे करते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को देख के स्वनिरीक्षण कर सकते हैं, एक बात। फिर दूसरा भाग है अध्ययन को लेके। तो अध्ययन के लिए मेरे अंदर कितनी आवश्यकता बनी है, उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, नियमित रूप में मैंने उसके लिए क्या कार्यक्रम बनाया, उसको एक देख सकते हैं, है ना। फिर अपने आप से इस वस्तु पे मेरा ध्यान कितना जाता है ना, तो उसको भी एक देखने की जरूरत। जब मान लीजिए, वो मैं पिछली बार भी बात की कि हम एकदम टोटली फ्री हैं, कोई दबाव प्रभाव नहीं है, तब क्या ये बातें मेरे ध्यान में आती हैं, है ना। जैसे हम खाली बैठे हैं तो हमारे फ्री टाइम में क्या चलता है हमारी कल्पना में, है ना। अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, है ना, हम करते भी हैं, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, तो खाली टाइम में इन सब पे शोध चलता है कि नहीं। तो ये एक चीज़ है जो देखी जा सकती है। तो अगर कि मेरे को ये वस्तु आवश्यक वस्तु के रूप में स्वीकार हो गई है, अब ये मेरे को समझने की आवश्यकता बन गई है। अगर फ्री टाइम में मेरा मन कहीं और जा रहा है ना, अभी तो देखिए हमारे पास कुछ सूचनाएं आई हैं, हमारे को ये भी मालूम है कि हमारी सूचनाएं अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत सारे तर्क भी नहीं बैठे हैं। तो जो भी समय मिलेगा उसको हम इसके लिए लगाएंगे। अगर ऐसा होने लगता है हमारे साथ, तो इसका मतलब ये हमारी प्राथमिकता में आगे आ गई है। जो फ्री टाइम में हम नहीं इसको लगाते हैं इसमें, तो इसका मतलब ही प्राथमिकता में पीछे है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा जरूरत हो तो। ये सब स्वनिरीक्षण से, अपने स्वमूल्यांकन से ये सब चीज़ों को पहचाना जा सकता है ना। और तो अध्ययन के संदर्भ में हो गया, व्यवहारिकता के संदर्भ में हो गया, और
हाँ, बस इतना ही है अभी, तो इतने को करके देखिए। अगर स्वभाव धर्म से या प्रयोजन के अर्थ में भी चलते हैं तो कभी कभी एक वो आ जाता है कि कब तक वो वाला पॉइंट आ जाता है क्या भैया। कब तक? मीन्स सामने वाले व्यक्ति से हम अपेक्षा भी ना रखें और अभी जो हमारे पास जो सूचना आई है उस हिसाब से उनको सुखधर्मी है ऐसा हम अगर माने, और वो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सुखी होने के अर्थ में ही कर रहे हैं, यही अगर समझ कर चले, फिर भी कहीं कहीं उनका कुछ वो गलत लगता है ना, तो भी ऐसा लगता है कि कब उनको रोका जाए या कब उनको बताया जाए कि ये गलत हो रहा है। तो अपेक्षा नहीं रखना, ये कहाँ पे आया है, कौन सी बुक में है? हम उनको नहीं वो तो मैं समझ गया। हाँ। आप एक चीज बोले, पहला पॉइंट कि अपेक्षा नहीं रखना है, ये कौन सी पुस्तक, व्यवहार दर्शन में था या कर्म दर्शन में, किस दर्शन में? किसी भी नहीं। ये पूर्ववर्ती विचार है। तो हमें क्या करना है, ये संबंध की निहित अपेक्षा क्या है इसको पहचानना है। अपेक्षा नहीं रखना कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये वो मैकेनिज्म नहीं है कि कुछ सूत्रों को लेके अपना मन मारना है, जो आप बोल रहे हो कि भाई वो सुख धर्मी है तो अब इसलिए कर रहे हैं, ये मन मारने के लिए नहीं। संबंध का मतलब होता है एंगेज करना। भाई मेरे को इस बात से पीड़ा हो रही है, इसका कुछ इलाज करना है हमें मिलके, तो बताना है, पर वो शिष्टतापूर्ण विधि से होना है। उसमें अगर हम आवेशित हो गए तो फिर संवाद टूट जाएगा, बात ही नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसमें काफ़ी अभ्यास लगता है, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी की ट्रेनिंग है ना अपने पास, तो आदतें, तो उसको बदलने में समय लगता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बड़े के रूप में स्वीकार ही नहीं होते बच्चा ही लगा रहता है ना। तो उनकी बात को सीरियसली, थोड़ी सी भी चूक होती है उनको पकड़ में आ जाती है। फिर हम बोलते हैं यार तुम छोटी छोटी बातों पे देखते, हमारा बड़ा वाला वो देखते ना कितना हम तुम्हें जगह देते हैं, और पेरेंट्स तो फिर हम सापेक्षता में चले जाते हैं रीज़न देने को। तो अपने को ये ध्यान देना है उसमें कि हमारे पुराने अभ्यास हैं वो छूटेंगे, धीरे धीरे छूटेंगे, और अपनी बात के, मन की बात को रख पाना, अच्छे से रख पाना, बातचीत करना, परिवार में कोई मैकेनिज्म को डेवलप करना कि हम नियमित बात कर पाएं, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये सब बातें सेटल होने में समय लगता है। हम इनिशिएट तो जल्दी कर सकते हैं, इनिशिएट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है शुरू में, फिर हम बंद कर देते हैं, है ना। ये बंद नहीं करना है, उसमें उसको सुधारना है। फिर प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक करना है, बनाए रखना है, थोड़े समय में वो सेटल होती है। आप लोग ध्यान रखिए ना, जैसे जब ये शिविर का क्रम शुरू होना था अध्ययन का, है ना, चाहे हाथ उठ जाते थे, या तो उसमें इनिशियली कितने इश्यूज खड़े होते थे, फिर धीरे धीरे स्मूथ हो गया। तो हर प्रोसेस के साथ ऐसा है, इनिशियल में तो हिकअप्स आते ही हैं, है ना। हम एक बार बात बोल देते हैं किसी को, उससे उसको समझ में नहीं आता, कई बार तो सुना ही नहीं पड़ा उसे। तो पहले हमें कंफर्म करना है कि भाई उन्होंने हमारी बात सुनी भी कि नहीं सुनी। नहीं सुनी तो गुस्सा नहीं होना, फिर से बताना है, अच्छा फिर मौका देखना है, उसी के लिए धैर्य चाहिए कि अच्छा अब ये सही टाइम है, फिर से बता सकते हैं, ताकि ऐसा भी ना हो कि हमारे जो प्रयास हैं उससे सामने वाला झल्ला जाए, वो भी नहीं होना है। तो उसी में हमारे को संवेदनशील होना पड़ेगा कि अच्छा ये बात करने का समय है, नहीं है, कैसा है ना। जैसे एक अभ्यास मैं करने लगा हूँ आजकल कि जब कोई भी कंट्रोवर्शियल बात करनी है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है कहीं पे और परेशानी हो सकती है, तो कभी भी खाली पेट नहीं करनी। शरीर का प्रभाव इतना ज़्यादा है, भूख में आदमी चिढ़ जाता है जल्दी से, तो खूब खिला पिला के अच्छे से सामान्य बुद्धि की बात है ये, है ना। मतलब श्रीमान जी ऑफिस से आ रहे हैं, भूखे थके आ रहे हैं, उस वक्त सारी कंट्रोवर्शियल बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सब मतलब हम सामने वाला किस मानसिक और शारीरिक स्थिति से गुजर रहा है अभी, उसको ध्यान देके, अच्छा अवसर देख के उसमें बात करना है
ठीक है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो अपने को मतलब इग्नोर नहीं करना है कोई भी बात को, उसको ध्यान में लाना है। फिर उसके लिए क्या सही तरीका होगा, उस तरीके को पहचान के, क्या सही परिस्थिति होगी उसको पहचान के उसमें बातचीत करनी है। बातचीत का प्लेटफॉर्म होगा तो नोट कर लीजिए, वीकेंड पे बात होनी है तब करेंगे बैठ के कि इस बार ये वाली समस्या है, इस बार ये वाली है, ऐसे। तो कुछ वो सब से निकल के आएगा धीरे से। परिवार में वही जो कम्युनिकेशन चाहिए वही अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ जितनी भी सूचना मिली उसमें बाबा जी ने ये भी कहा है कि बुजुर्गों के साथ हमें उनको समझाने नहीं जाना है। हाँ, ठीक है। हाँ, उनको ही सिर्फ सेवा करना है। हाँ, और वो आशीर्वाद लेना है। हाँ, आशीर्वाद लेना है। हाँ, लेकिन वो उनकी जो पुरानी मान्यता है वो उनसे वो ऐसा चाहते हैं कि आप भी वही फॉलो करो या जो हम कह रहे हैं उसी की तरह चलो। हाँ, तो वहाँ जहाँ हम उन लोगों के साथ वो थोड़ा करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। जैसे मेरा परिवार है तो वो आस्था में बहुत ही विश्वास रखते हैं। हाँ, भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, आज ये पाठ कर लो, ये कल वो पाठ कर लो, ये वाला होगा। और दूसरा साधनों में भी धन से बहुत ही प्रभावित है मेरा परिवार। तो वो धन के लिए वो कुछ भी उनको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है, इतना वो है। और मेरा नेचर एकदम अलग है। तो मैं कभी कभी उनसे ऐसा करती हूँ कि ये मैं नहीं करूँगी या ये मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उनको नास्तिक लगती हूँ। तो फिर तो वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। और एक वो भी आता है कि भाई उन लोगों को हम समझा नहीं पाएंगे कि उनको ये क्यों नहीं करना है, या फिर ये मानसिकता से वो कैसे निकले, उसके लिए भी मैं वो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक बात है। ठीक, देखिए समझाना ही केवल कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीके से होता है, समझाना। अभी हम समझाने की स्थिति में आ गए हैं क्या? नहीं है। तो समझाना तो नहीं है। फिर पहली बात तो ये हो गई। अब जीने के अर्थ में जो कम्युनिकेशन है वो होना है ना। तो अब हर संबंध के साथ जो अपने से बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना है, उस अर्थ में कम्युनिकेशन होना है उसको। और अब तो मतलब आप उनके साथ जो रह रहे हो काफ़ी समय बीत चुका है ना। तो अब समय बीत चुका है, वो भी आपको कुछ जानते ही हैं, आप भी उनको कुछ जानते ही हो। उसको ध्यान में रखा जाए, घटना से ना प्रभावित हो जाए। प्रवृत्तियां जानते ही हैं, वो प्रवृत्ति के साथ हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम किया जाए उसमें। ठीक है। तो ये जो समझाना क्या है कि मेरी बात सही है, ये संबंधों में सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता है। मेरा जो सोचना तरीका है या मेरा पक्ष है, जो मेरा नज़रिया है, ये सही है। इसको स्थापित करने के लिए सारे आर्ग्यूमेंट, सारी बहसबाजी, सारा झगड़ा इसी को लेके होता है। सहीपन का क्या है? सहीपन तो उजागर होगा ही ना। इसको जताने से क्या होगा? अभी कुछ जगहों पे जताना चाहिए, कुछ जगहों पे नहीं जताना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिकता अगर बिगड़ रही है तो फिर जता के क्या फायदा? अगर वहाँ पे हमारा खुद का अध्ययन बहुत इफेक्ट करता है। हाँ, क्योंकि बार बार यही लगता है कि हम तो ये समझने के लिए लगे हैं लेकिन कर तो वही रहे हैं। कोई बात नहीं। तो कुछ दिन तो जब तक समझे नहीं है तब तक ये सब करना ही पड़ेगा। जब समझ जाएंगे तो हम निर्णय ले लेंगे, तब हमारे में ये योग्यता भी होगी, हम अपने निर्णय को समझा पाएंगे। देखिए फैमिली में बिना घायल किए हुए चलना पड़ता है ना, क्योंकि साथ सर्वोपरि है, संबंध सर्वोपरि है, उसको प्रायोरिटी देके चलते हैं। अभी भी चलते ही आए हैं। अब तो उल्टा ये सिचुएशन होगी ना, अब तो समझ में आती है परिस्थिति, पहले तो समझ में ही नहीं आती थी। तो पहले ज़्यादा पीड़ा थी, अब कम पीड़ा हो गई है ना। तो उस हिसाब से चलना है धीरे धीरे, वही उस झंझटों में नहीं पड़ना। देखिए समझाना तो अगली पीढ़ी को है, उनको समझाने के लिए आपको प्रामाणिकता की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो व्यवहार अभ्यास कीजिए, व्यवहार अभ्यास में आएंगे धीरे धीरे। बताइए। भैया मैं वैसे ये ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। अच्छा, हम तो आपको पार्ट मानते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने 5 परिचय शिविर की है, वो ऐसे ही मतलब पार्टिसिपेट करके की है, और फिर मैं वीडियोस देख लेती हूँ आपके सभी। जी।
तो एक क्वेश्चन मुझे हमेशा ये रहा, मैंने सोम भैया से भी पूछा था हाँ। कि सोम भैया ने ऐसा बताया था कि अस्तित्व में जो भी इकाइयाँ है उसको पहले मतलब ऐसे एक्सेप्ट करनी है कि ऐसा है, सीधा ही नकार नहीं देना है। हाँ। तो ऐसा है, ये एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसका अध्ययन कर पाएंगे। ठीक बात है। तो मतलब जो भी इकाइयाँ है वो किसी प्रयोजन से है। हाँ। तो मुझे हमेशा ये जिज्ञासा रही कि जो जीवन परमाणु है वो अमर है, विथ बॉडी या विदाउट बॉडी है, तो मतलब वो अस्तित्व भी निरंतर विद्यमान है, तो जीवन परमाणु भी निरंतर रहेगा ही, अमर है। तो उसके पीछे का क्या प्रयोजन है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अस्तित्व में जो जीवन है ना, जीवन जो है उसका प्रयोजन है सुख, शांति, संतोष, आनंद का अनुभव करना, है ना। सुख का अनुभव करना, अगर एक लाइन में छोटे से में बोलें तो सुख के ही स्वरूप हैं शांति, संतोष, आनंद, आगे, है ना। तो सुख के अनुभव के प्रयोजन से जीवन है। एक अस्तित्व जो है वो अपने में सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व के रूप में व्यापक है और प्रकृति है ना। व्यापक और प्रकृति का जो सहअस्तित्व है, इसी के प्रतीक रूप में मानव है। मानव जो है जीवन और शरीर का प्रतिरूप है ना। जीवन जो है अधिक विकसित होते हुए भी कम विकसित के माध्यम से व्यक्त होता है, जैसे व्यापक पूर्ण होते हुए भी पूर्णताशील वस्तु से व्यक्त होता है। तो पैरेलल आ गया ना, उसी का प्रतिरूप हो गया। ठीक है। तो सह अस्तित्व है, तो सह अस्तित्व में प्रकटन क्रम से सहअस्तित्व ने मानव को प्रकट किया है कि सहअस्तित्व को देख के, समझ के, जी के सुखी हो जाए। इसके लिए जीवन है। तो अपने ही स्वरूप को देख के पहचानना, यानी दृष्टा पद में आना, और दृष्टा पद में आके उस सहअस्तित्व के अनुरूप क्रियाकलाप करना और उससे आनंदित हो जाना, इसके लिए जो वो है, इसलिए जीवन है। जीवन से कम में मानव होता नहीं है। तो मानव रूप में सुख को प्रमाणित करने के लिए ही जीवन है। फिर मानव ने जीवन ने मानव रूप में जब सुख को प्रमाणित कर लिया, तब वो निरंतर सुख में बना रहता है। ये इसी के लिए है वो। तो अस्तित्व का प्रयोजन है कि जागृति प्रमाणित हो, मानव का प्रयोजन है कि वो संतुष्ट हो, सुखी हो, है ना। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। अस्तित्व का प्रयोजन मानव के प्रयोजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं मानव जो सबसे विकसित स्थिति है, यानी ज्ञान अवस्था जो सबसे विकसित अवस्था है, क्योंकि उसमें उसके जो लक्ष्य पूर्ति में अस्तित्व का लक्ष्य भी पूरा होता है, इस रूप में। तो हमारी प्रतिष्ठा क्या, देखिए हम किस स्टेटस के हैं ये पता चलता है मानव, और हम लगे कहाँ हुए हैं, कीड़े मकोड़े से भी बदतर जी रहे। ठीक है। हाँ, और बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते। पिछले सत्र में जो पूरा वो जीवन क्रिया के ऊपर बात हुई, उसमें एक बात बीच में आई थी कि जीवन क्रिया में अगर हम अपने को रख के देखें तो हम अभी कौन सी क्रिया में ज़्यादातर जी रहे हैं। तो आपने ऐसा बोला कि अगर चिंतन साक्षात्कार पूरा हो गया है तो वो पता तभी चलेगा जब बोध होगा, बोध पूरा हो गया है वो तभी पता चलेगा जब अनुभव होगा, और अनुभव हो गया उसका प्रमाण जीने में। तो उसी के रिलेटेड आगे के अध्याय में थोड़ा प्रमाण के ऊपर लिखा है 157 पेज में, वो थोड़ा ठीक से समझना था। मैं पूरा पढ़ देता हूँ एक बार। 157 में थर्ड पैराग्राफ है। साध्य साधन साधक के रूप में जो सोचा जाता था, सहअस्तित्ववादी नज़रिए से साधक को पहचानने का तरीका बहुत आसान, प्रयोजन से जुड़ा हुआ होना पाया जाता है। सहअस्तित्ववादी नज़रिए से साधक मानव के रूप में पहचानने में आता है। साध्य के रूप में जीवन जागृति सुलभ हो जाता है, हो पाता है। मानव
स्वतंत्रता अधिकार के रूप में जागृति ही पहचानने में आता है। ऐसा स्वतंत्रता अधिकार समझदारी के रूप में और ऐसी समझदारी ज्ञान विज्ञान विवेक रूप में पुनः स्वतंत्रता अधिकार वैभवित होना पाया जाता है। यही जागृति का प्रमाण है। यहाँ से प्रमाण के बारे में शुरू होता है। इस प्रकार साध्य कितना सार्थक है, अर्थात जागृति रूपी साध्य कितना सार्थक है, हर व्यक्ति सोच सकता है। साधन के रूप में शोध अनुसंधान के लिए कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता परंपरा रूप में प्रमाण यही साधन है। यानी ये सब साधन है ऐसा बोला। प्रमाण संपन्न परंपरा अर्थात प्रमाण और प्रमाणिकता के धारक वाहक के रूप में मानव परंपरा जब अपने को प्रमाणित कर पाती है, उसी समझ में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज का प्रमाण बना ही रहता है। ये एक सेंटेंस थोड़ा फिर से समझना पड़ेगा। सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होने में भागीदारी करना ही प्रमाण सर्वसुलभ रहता है। सार्वभौम व्यवस्था के अंगभूत रूप में ही मानवीय शिक्षा संस्कार वैभवित होना पाया जाता है। मानव परंपरा में सार्वभौमता का वैभव ज्ञान शिक्षा संस्कार पूर्वक ही सार्थक होना पाया जाता है। यही प्रमाण परंपरा का तात्पर्य है। मतलब ऊपर प्रमाण परंपरा क्या बोला था, यहाँ पे ये उसका समझाया। ऐसे भी सामान्य सर्वेक्षण से पता लगता है सार्वभौम अर्थात सर्वमानव में स्वीकृति सहअस्तित्ववादी विधि से जितने भी विधा में अभ्यास अध्ययन कार्य व्यवहार व्यवस्था में प्रमाण की कतार बना है, उसे हृदयंगम करना, अपने में जांच पाना, सार्थकता निरर्थकता को निश्चय कर पाना हर नर नारी के लिए अति सुगम होना पाया गया। मतलब ये पैराग्राफ में परंपरा को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक बात है। तो एक मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का डायमेंशन था वो था कि अगर कोई आदमी को अनुभव हो गया है तो उसका प्रमाण हमें कैसे मतलब पता चलेगा, वो व्यवहार में कैसे दिखेगा? मानवीयतापूर्ण आचरण के जैसा। ओके। व्यवहार मतलब उसका संबंधों में वो मूल्यों के आधार पे जिएगा। मतलब संबंधों में जिम्मेदारी पूर्वक मूल्यों के साथ जिएगा, समाज में जिम्मेदारी पूर्वक चरित्र पूर्वक जिएगा, और व्यवस्था में भागीदारी मतलब वो नीति पूर्वक करेगा। है ना? तो किसी को भी श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकारने के लिए या गुरु रूप में स्वीकारने के लिए, है ना, या प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकारने के लिए देखा जाए कि संबंधों में कैसे जीते हैं, मूल्यपूर्वक जीते हैं कि नहीं जीते, है ना? तो संबंधों की स्वीकृति होगी या आइसोलेशन में जीते। ठीक है, व्यक्तिवादी विधि से जिएंगे तो आइसोलेशन में जिएंगे, संबंधों में जिएंगे तो स्वरूप परिवार मूलक होगा। ठीक है, ये समझ में आता है ना? फिर दूसरा, उनका धन कहाँ से आता है, वो कोई प्रतिफल है कि नहीं है उनके पास, है ना? ये दान दक्षिणा पे ही है, ठीक है, या चंदे पे है, ये सब भी दिखता ही है। फिर उनका कार्य व्यवहार कैसा है, दयापूर्ण है या क्रूर है या मतलब अहंकार से भरा हुआ है, कैसा है ना? सहजता भरा है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। फिर उनकी नीति क्या है, समाज के अंदर व्यवस्था के लिए वो किस नीति से रहते हैं, है ना? उसमें सदुपयोग सुरक्षा की का पहलू है कि नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। मतलब उनकी बातचीत से, उनके प्रतिपादन से समाज के अंदर व्यवस्था का स्वरूप बनता है या अराजकता का स्वरूप बनता है। ये सब सार्वभौमिकता की बात है, परंपरा की निरंतरता की बात है ना? ये सब बातें आनी पड़ेंगी उसमें। इस सब को देख के हम पहचान सकते हैं।
एक इसमें यहाँ पे लिखा था कि जो प्रमाण मिलेगा वो परंपरा के रूप में भी मिलेगा। हाँ, उसके प्रमाण तो परंपरा ही है, मूल में परंपरा ही प्रमाण है, क्योंकि उसी की निरंतरता है। हमने जैसे कोई चीज करी है ना, हमने कोई जैसे भोजन की व्यवस्था, एक टाइम पे हम लोग मानव जाति में भोजन के लिए बहुत जगह भटकते थे, है ना, बहुत सारे वो करने पड़ते थे। फिर एक समय आया कि हमने भोजन को सहीपन को पहचान लिया और अपना एक उत्पादन का, रसोई का, खाने पीने की एक व्यवस्था बनाई। फिर उसकी निरंतरता बन गई परंपरा के रूप में, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, सब लोग उसको फॉलो करते रहे। तो ये प्रमाण हो गया कि भोजन की व्यवस्था हो गई, है ना। अभी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए शिक्षा में परिवर्तन हुआ, उसकी परंपरा नहीं बन पा रही है ना, उसकी कोई निरंतरता नहीं बन पा रही है। कभी ये प्रयोग कर रहे हैं, कभी वो प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, स्थिरता नहीं आ पा रही। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो बना के रखते हैं, या वो अपनी फाइनल स्टेज पे आ गया, अब इसकी निरंतरता होनी। इस विधि से परंपरा ही प्रमाण है। तो अगली पीढ़ी स्वीकारेगी ना उसे कि हाँ ये बढ़िया हो गया है ना। जीने में तो कुछ इनोवेशंस रहेंगे, कुछ चीजें शैली के रूप में, प्रक्रियाओं के रूप में बदल सकती हैं, पर सिद्धांतों के रूप में वो वैसी की वैसी बनी रहती, सूत्रों के रूप में वो वैसी की वैसी बनी रहती। ठीक है ना। ऐसे एक तो आपने जैसे कहा कि आचरण में दिखेगा, हाँ। मानवीयतापूर्ण आचरण, हाँ। और दूसरा ये है परंपरा के रूप में प्रमाण हाँ। दिखेगा। हाँ। तो परंपरा के रूप में आने के लिए उसमें आचरण, शिक्षा, विधि, व्यवस्था, ये चारों में आता है, तो जाके एक 14 जनवरी को एक वो अनुभव शिविर होता है, तो उसमें सभी लोग हैं वो ऐसे इकट्ठे होते हैं और अपना अनुभव के बारे में कुछ शेयर करते हैं। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या, तो उसके बारे में भी वो जानना था कि इस तरीके से वो कुछ मूल्यांकन होता है या किसी को अनुभव हुआ है तो वो शेयर करते हैं, क्या एग्जैक्टली होता क्या हाँ, है? तो उसके मूल में तो आशय तो यही था कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं और उसमें किसी को मतलब उपलब्धि होती है तो उस उपलब्धि को शेयर करें अनुभव के अर्थ में। वो बहुत प्रिसाइजली डिफाइंड है कि भाई समाधान समृद्धि पूर्वक जी पा रहे हैं, है ना, कि नहीं जी पा रहे हैं, तो और मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के रूप में जी पा रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है। अगर ऐसा हुआ है तो अनुभव है, इससे कम वाले को अनुभव नहीं मान रहे। तो बाबा जी ने उस क्रम को शुरू किया था, तो उसमें जाके जिसका होता था वो कहते नहीं, तो सब बाबा जी का जन्मदिन था तो उनको बधाई दे के आ जाते थे और डांट खा के आते थे खूब। वो डांट प्रेरणा के रूप में होती थी ताकि आगे और श्रम करें हम लोग। अभी भी उस प्रक्रम को बनाए हुए हैं, कुछ लोग मिलते ही हैं, है ना। पिछली 14 जनवरी में हापुड़ में ही था, तब वहाँ पे भी बात हुई थी कि सब लोग अभी अमरकंटक में मिले हुए हो गए। हाँ, ठीक है, और बताइए। हाँ दीदी। भैया, अभी तो हम शरीर मूलक जी रहे हैं, तो शरीर को ही देखने का अभ्यास है, और जीवन रूप में हम अपने को देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या अभ्यास करना चाहिए? हाँ, तो देखिए यही तो समस्या है कि हम ना तो शरीर रूप में जी रहे हैं ना जीवन रूप में जी रहे हैं। ठीक है, जब परेशानी होती है तो अपनी फीलिंग्स की बात ही हमारी प्राइमरी होती है, इसमें शरीर की कहाँ होती है ना। तो इसमें स्पष्टता नहीं है, ऐसा कहना ठीक है। ना तो शरीर की ठीक से स्पष्टता है, ना ही जीवन की ठीक से स्पष्टता है। तो अपने को धीरे धीरे करके शुरू करना है। तो पहले तो सुख हमारा लक्ष्य है, सुखी होना, है ना, हम सुख धर्मी है इस रूप में। फिर दूसरी बात कि हमारे पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की 2 ताकत है ना। तीसरी बात, हमारे को कुछ निश्चित चीज़ों का अध्ययन करना है, उससे हमारी कुछ समझ बनती है, समझ विकसित होती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं।
जो जो हमारे में स्थापित होता जाता है, स्वीकृत होता जाता है, वो हम जीने में प्रयोग करते हैं। जीने में जब प्रयोग करते हैं तो उसका मूल्यांकन हम भी करते हैं, हमने जितना समझा था उसमें से कितना कर पाए, है ना। मूल्यांकन करते वक्त हमें दिखता है कि हमारे को मतलब उपलब्धि के रूप में क्या प्राप्त हुआ, उससे हमारा उत्साह और बढ़ता है। ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है ना। बहुत सिंपल चीज़ है। पहले तो सुख धर्मी, तो अपने को भी अपने को जैसा देखते हैं वैसे ही सामने वाले को भी देखते हैं। फिर तो मैं सुख धर्मी हूँ तो आप भी सुख धर्मी हो, ठीक है ना। अच्छा, मेरे में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता आप में भी है। मैं अपनी कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, है ना। लेकिन हम लोग मिलके कुछ करना चाहते हैं, तो मिलके करने के लिए कुछ तो बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास प्रस्ताव विधि है, बातचीत करेंगे, खुल के संवाद करेंगे, उससे होगा। उसके लिए धैर्य चाहिए होगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, इससे होता है, ठीक है ना। आप बताइए। भैया आप ये लंच से पहले जो बात कर रहे थे बच्चों के साथ, कैसे जो दीदी के साथ जो बात हो रही थी उस पर ज़रा इलाबोरेट करोगे कि बच्चों के साथ कैसे हम आगे बढ़ पाते हैं, उससे कैसे संवाद करके आगे किया जा सकता है, उनका इंटरेस्ट कैसे मीन्स उनको धीमे धीमे सही करने के रास्ते में कैसे लिया जा सकता है। ठीक बात है। तो देखिए, बच्चों के साथ बात करने के लिए पहले तो वो किस स्थिति में है। अभी वो 0 से 5 साल के बीच में है तो उसके साथ कैसा एक अलग प्रकार से अप्रोच है। फिर 5 से 10 साल के बीच में तो एक तरीके से अप्रोच है ना। अनुशासन की स्थिति में तो अलग तरीके से अप्रोच, अनुशासन की विधि है तो अलग अप्रोच। पहले तो अप्रोच कौन सी होगी ये हमारे को देखना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद हमारे को जैसी आयु है उसके साथ उसके लिए मुद्दे क्या इम्पोर्टेंट हैं, किन चीज़ों में उसको मतलब पारंगत होना है, ये हमारे को मालूम होना चाहिए। तो अभी व्यवहार के कौन से एस्पेक्ट, सबसे पहले व्यवहार ही है, तो व्यवहार के किस एस्पेक्ट्स में इस आयु में हमारे को काम करना है इन बच्चों के साथ, उसको देखना है। तो उनको किन जिम्मेदारियों को लेना है, अभी जिम्मेदारियों की किन जिम्मेदारियों की सूचना जानी है ना। परिवार के बारे में क्या क्या सूचना जानी है, परिवार एक व्यवस्था है क्या इनके अंदर बैठ रहा है, ये सब चीज़ों पे हमारे को उनके साथ मिलके काम करना है। तो वो एक एक केस के साथ लेके चल सकते हैं उसके साथ, है ना। तो देखिए, मोटी बात तो इतनी ही है। अब इसके अंदर मन लगाने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये इधर से सुन के उधर सुनानी, आपको ही इस पे शोध करना पड़ेगा, है ना। आपको शोध करना पड़ेगा। कुछ इशारा मैं भी करूँगा, हमने लोग क्या किए हैं वो मैं थोड़ी बात शेयर करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन वो ये तो जीना है, जीने में तो अनेकों व्याख्याएं हैं। हमसे जैसा बन पड़ा हमने वैसा कर लिया, आप लोग तो और बेहतर कर सकते हो सब, है ना। आगे की पीढ़ी और आगे बेहतर करेगी, सब लोग वैसे चलेगा। तो जो हमारे को जो सुनने में आ रहा है इधर जो इतनी भी बातें, उसको हम कैसे प्रैक्टिकली कर पाएँ, इसके ऊपर शोध करना पड़ेगा आपको। व्यवहार में ही प्रयोग है सारा। अभी व्यवसाय प्रयोग की स्थली अभी नहीं बना है, उसके लिए एक अलग परिस्थिति चाहिए। तो जो प्रयोग है वो व्यवहार में है, वो करके देख सकते हैं। हर कोई परिवार में प्रयोग कर सकता है ना। और बच्चों के साथ सर्वाधिक हो सकता है वो, बड़ों के मुकाबले बच्चों के साथ ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो ये काम को, जो इधर सुन रहे हो, क्योंकि उनको ये बातें ठीक लगती हैं। छोटे बच्चों को आपकी सब बातें अच्छी लगती हैं, तो आप जो समझते जा रहे हो उनको बताओगे, वो उसको जल्दी स्वीकारेंगे। वो भी एक अच्छी बात है, ज़्यादा सहज है। बड़े के साथ तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल आती है। दूसरा, हमारे को बच्चों को मतलब उनकी प्रवृत्तियों को पहचानने की ज़रूरत होती है ना। तो सामने वाले को ठीक से हम पहचान पाएँ, समझ पाएँ, ये इसकी ज़रूरत है। अभी ये नहीं कर पाते ठीक से। हमारा जो फंक्शनिंग है ना संबंधों में, वो है कि हमारी अपेक्षा क्या है, इसके आधार पे फंक्शन होता है। हमारी कोई इच्छा मतलब संबंध में क्या होना है उसको कलर कर देता है हमारा, कि हमारी अपेक्षा क्या बनी हुई उससे। और हमारी अपेक्षा का भी आधार कोई मतलब समझ नहीं, तो जो भी हमने भ्रमवश जो भी अपेक्षाएं बनाई हुई हैं वो कलर कर देती हैं हमारी।
तो सामने वाले को मानव रूप में ठीक से पहचान के जो अस्तित्व सहज अपेक्षा होनी है, पहले उसमें हमें स्थिर होना है। वो भी हम नहीं हो पाते। जैसे अभी हम सोचते हैं बच्चों के बारे में, सोचते हैं कि हमें लगता है कि आई मस्ट गिव द बेस्ट टू माई चाइल्ड, ऐसा सोचते हैं ना, है ना। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं मैं अपने बच्चे को सही चीज दूंगा। बेस्ट में सापेक्षता है, तो सहीपन क्या है पहले इसका शोध करना पड़ेगा उस आयु के लिए। मतलब सोचने के तरीके हैं ये सब, आप लोग देख ही सकते हो ये सब चीजें करके। अच्छे मन से बैठ के सोचने की जरूरत है इन सब चीजों को, और जो सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, फिर उसका इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। हाँ, जो उपलब्धि हुई है उसको, उसकी खुशी मनाई जाए, जो छूट गया है उसके लिए ठीक करने के लिए कार्यक्रम बनाया जाए। मतलब दोनों ही एक्सट्रीम्स है ना, सोचते ही रह गए कुछ किए नहीं, ये भी एक एक्सट्रीम है, या करना इतना हावी हो गया कि बिना सोचे कर दिया, ये दोनों एक्सट्रीम्स है। इसके बीच का संतुलन है। तो संतुलन कैसे आता है? जब हमारे पास कोई फ्रेम हो, हमारे पास ये बढ़िया फ्रेम है, इसमें अपने को खूंटा गाड़ के फिर करना है, फिर निकल के आती हैं चीजें। जब हमें मालूम है कि 15-16 साल की आयु आते आते तक बच्चा अपने को समझदार मानने लगा, यानी वो अपने को बराबर का मानता है आपके, आप मानो ना मानो, अब इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है अपने अंदर। तो उससे जो बातचीत की शैली होगी, उसकी भाषा होगी, उसकी शिष्टता होगी, वो उसी आधार पे होगी। अब आप उसको बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे आप बच्चे की तरह ट्रीट करने जाओगे उसका मतलब ब्लॉक आ जाएगा। ये जानते हुए भी कि अभी इसकी समझ पूरी नहीं है, पर उसने एक एटीट्यूड बना लिया उस रूप में। उस एटीट्यूड को इग्नोर करने से कुछ होगा नहीं, एक्नॉलेज ही करना पड़ेगा, फिर एड्रेस कर पाओगे। एक्नॉलेज करोगे तो एड्रेस होगा, उसका ध्यानाकर्षण होगा। तो कोई भी चीज को बदलने के लिए संबंध ही आधार बनता है, तो संबंध में उनकी निष्ठा कैसे बने रहे उसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, बताइए दीदी क्या कह रहे हैं? भैया ये 155 पेज में जो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय वाला जो अध्याय है, उसमें 155 पेज में पहले ही पैराग्राफ में रहस्य वाला मुद्दा को हाईलाइट किया है, और बीच में शक्ति और दृश्य दृष्टा इस चीज के साथ एक पैराग्राफ है, और उसमें एक शक्ति विद्या, शिव विद्या और विष्णु विद्या, ये तीनों को बताया है और एक्सप्लोरेशन किया है। तो भैया इसके बारे में मेरा प्रश्न था कि हम कंटेंट के अलावा आसपास में देखें, जैसे पारंपरिक जो विद्या है उसमें इन सब की विद्या और देवी देवताओं की उपासना और ये सब प्रचलित तो है ही। हाँ। और काफ़ी सारे हैं जो यही माध्यम से उनको अनुभव हुआ है। हमारी इन्फॉर्मेशन कम पड़ सकती है, ये हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को मैं इस विद्या के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे परिवार में भी ये सब सारी चीज़ें चली थी, तो उपासना, योग, मेडिटेशन का थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी है। अनुभव मतलब उस तरह का नहीं है, लेकिन भास आभास तो है कि नहीं इसमें कुछ है तो सही, लेकिन इस कंटेंट के साथ अभी इतनी कनेक्टिविटी नहीं मतलब जोड़ पा रही हूँ कि क्या कैसे दोनों चीज़ को हम मैच करें। ठीक बात है ना। देखिए वही है, तो पहले जब तक हमारे पास
इसके अलावा और भी जो चीज़ें जो हम कंसिडर करते हैं उनके प्रति भी स्वीकृति बनी हुई है, तो ये तब तक हमारे को इसका शोध करते रहना है ना। इसमें और शोध कीजिए, तो फिर दोनों में से कोई एक उसका भी शोध करते रहिए, इसका नहीं केवल इसी का करिए। जो जहाँ पे भी आपको लगता है किसी भी विधि में दोनों का शोध कीजिए, फिर एक स्थिति आएगी दोनों में से एक स्वीकार होगा आगे के जीने के लिए, उसको स्वीकार के उसमें निष्ठापूर्वक लगा जाए, है ना। यही निकलता है इसमें। तो हमारे को जैसे हम किसी भी विधा में चल रहे हैं, है ना, तो चाहे परिवार के अंदर कोई आदर्शवादी विधा है या कोई विज्ञान आधारित कुछ हो सकता है, हर अलग अलग परिवारों में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है, इसकी जो बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे को जो भी लक्ष्य हम स्वीकारते हैं वो ध्यान में रहे। फिर उस तक पहुंचने के लिए दोनों में शोध किया जाए, 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं, धीरे धीरे छट के एक बचेगा, जो एक बचता है उसके अंदर निष्ठापूर्वक लगा जाए, उसकी उपलब्धि को पाया जाए। दूसरा यही है भी भैया कि आपने एक बार बोला था कि ध्यान जो मेडिटेशन है उसमें हम इतना ही कर सकते हैं कि आशा विचार इच्छा को शून्य कर सकते हैं, अनुभव उसमें नहीं हो सकता, ऐसा आई थिंक। अनुभव जैसे इस दर्शन में परिभाषित है जो उस रूप में नहीं हो सकता, यानी सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में अस्तित्व और हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, है ना। इस रूप में परमाणु से लेके अनंत और व्यापक ब्रह्मांड, है ना, अस्तित्व, इस सब के जो बात है जो पहचानने की, वो उसमें नहीं हो सकती। ऐसा मेरी मान्यता है, मेरी स्वीकृति है। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुकें भी पढ़ी है जिनको ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा अनुभव हुआ है, जो पुराने थे, तो सभी में एक ही सार है कि उन लोगों ने साधना और ध्यान के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें जो है अनुभव किया है। हाँ। और कंटेंट मैंने जो पढ़ा है उसमें भी यही आता है, जो सत्य है उनका ही बोध उनको हुआ है, अनुभूति हुई है। तो बिल्कुल ठीक है वो बात। तो देखिए, ये तो उन पद्धतियों में जितना मैं तो थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, ये सारी पद्धतियाँ जितनी भी हैं इसके लिए बहुत विशेष साधना करने की जरूरत पड़ती है ना। उसके लिए काफ़ी सारी विशेषता की जरूरत है, जबकि इधर हम बात बोल रहे हैं ये सामान्य मनुष्य के लिए की विधि से, ये अध्ययन विधि से, शिक्षा विधि से, उसमें शिक्षा और अध्ययन विधि नहीं है ना। तो देखिए, मूल में तो या आखिर में तो हमारे को उपलब्धि चाहिए ना, तो उपलब्धि जिस विधि से मिलती है उससे ले लीजिए। अगर संभावना उसमें ज्यादा लगती है तो उससे लीजिए, क्या परेशानी इसमें। देखिए, मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारी इन चीज़ों का शोध नहीं किया, बहुत क्या, थोड़ा बहुत भी नहीं किया। जो बाबा जी ने बताया है मैं उसको स्वीकार लिया। उसको स्वीकारने का आधार क्या रहा कि बाबा जी जिस परंपरा से आते थे, है ना, वो परंपरागत विधि से बहुत प्रतिष्ठित परिवार था, है ना, और उसमें भी वो उन्होंने जो भी किया उसके अंदर, और उसमें जो पारंगत उनको डिक्लेयर किया गया, उसमें उनके गुरुजी के माध्यम से और उनके मामा के माध्यम से उनकी शिक्षा पूरी हुई। उसके बाद उनके कुछ प्रश्न बने और उन्होंने वो सब चीज़ों को ट्राई करके आखिर में उन्होंने उस चीज़ों को क्वालिफाई किया। तो मैं जो उस दिन भैया से बात हो रही थी वही कह रहा था कि मेरे लिए तो ये प्रमाण पर्याप्त है कि उन्होंने समाधि को प्राप्त किया है, और मेरे अंदर स्वीकृति है कि उन्होंने समाधि को देखा। तो समाधि होने से मेरे को ये समझ में आया है कि उन्होंने जो चीज़ें वो बोल रहे हैं, 2 चीज़, एक तो उनको अनुभव हुआ, उससे पहले समाधि हुई थी, तो जिसको अनुभव है वो झूठ तो नहीं बोलता, मेरे अंदर ऐसी स्वीकृति है ना। तो वो जो बोल रहे हैं वो सत्य ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर उन्होंने बोला उनको समाधि हुई, इसका मतलब परंपरागत कुछ अध्ययन किया है, तो उन्होंने बताया, या उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो वो सब पता ही चलता है कि ये साधना वो साधना ये सब किया, तो उसमें ईमानदारी से किया है। उन्होंने बोला कि उन्होंने जो शास्त्र थे उनका भी अध्ययन किया अच्छे से, वेद का, वेदांत का, ये सब का, है ना, वो सब भी। तो उसके उन्होंने जो निष्कर्ष दिए हैं, मैंने उन निष्कर्षों को स्वीकार लिया इस आधार पे कि ये जो कह रहे हैं अनुभव संपन्न व्यक्ति है, ये कह रहा है और ये बोल रहा है कि ये अध्ययन विधि ही सही विधि है, ठीक है।
इस आधार पे फिर मैं इसमें लग गया। तो इसमें जो मेरे को जो भी उपलब्धियां हो रही हैं उससे मेरा भरोसा और बढ़ता जा रहा है ना। और भी लोग जो साथी लोग लगे हैं उनका भी बढ़ रहा है। तो इस आधार पे उसको स्वीकार लिया। पर किसी को लगता है नहीं और भी तरीका है कोई करने का, तो जिसमें मन लगता है उसी को किया जाए, है ना। तो मैं तो ये बोल रहा, मैंने तो उसको बहुत जांच पड़ताल नहीं की, जो बाबा जी बोले हैं उसी को स्वीकारा है। उसको स्वीकारने का अधिकारी आधार ये है कि वो मैं उनको एक उसमें अधिकार रखने वाला व्यक्ति के रूप में स्वीकारता हूँ। उनका अधिकार था उन चीजों पे। ठीक है ना। आप हम जितना इधर की जो ये सूचनाएं मिलती हैं ना, जितना सुनते हैं पढ़ते हैं अध्यात्मवाद के बारे में, उनको जो उसके बारे में मतलब उस शरीर यात्रा में उन्होंने जो भी जनरेट किया इन्फॉर्मेशन, अभ्यास, ज्ञान, उसके हम मतलब 0.1% भी नहीं जानते। उन्होंने खूब उसमें किया था। तो इस रूप में मैं तो देखता हूँ, जो हम सामान्य तौर पे जो मॉडर्न एजुकेशन से गुजरे हुए लोग हैं ना, हम लोग को उसका मतलब स्क्रैच भी नहीं किया सरफेस। तो वो जब क्वालिफाई कर रहे हैं कि जैसा अगर वो बोलते हैं समाधि में ज्ञान नहीं होता है, तो मेरे को तो स्वीकार हो जाता है, ठीक है नहीं होता। जो आदमी समाधि को देखा है बोलता है नहीं होता, तो नहीं होता है। समाधि में जो उपलब्धि होती है वो ये होती है, भूत और भविष्य की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वर्तमान से विरोध खत्म हो जाता है, ये उपलब्धि होती है। पर ज्ञान नहीं होता है, अज्ञात ज्ञात नहीं होता है। ऐसा वो लिख के गए, मेरे को स्वीकार हो गया। वो तो बड़ी कड़ी भाषा बोले हैं उसके लिए। वो बोल रहे हैं जैसे सरकार वाइट पेपर पब्लिश करती है ना, जब सरकार को कोई चीज़ कवर अप करनी होती है ना, उस पर वाइट पेपर पब्लिश करती है ना, तो सफ़ेद झूठ होता है। तो वो बोलते थे सरकार का वाइट पेपर और समाधि में ज्ञान होता है, दोनों एक बराबर है, सफ़ेद झूठ। ऐसी कड़ी भाषा बोल रहे हैं वो कुछ जगहों पर। तो मैं तो नहीं बोल सकता इतनी कड़ी भाषा, क्योंकि मेरा तो उसमें वो नहीं है। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, वो ऐसा बोले तो ऐसा है। आप पूछे तो बात आ गई एक रेफरेंस में बताने के लिए। तो अध्ययन करने के लिए अध्ययन का जो स्रोत है, स्रोत के प्रति विश्वास होना जरूरी है। उससे कम में अध्ययन नहीं होता। ठीक है। तो मेरे लिए तो वो अनुभव संपन्न व्यक्ति है, मेरे में भरोसा बन गया उनके प्रति, इसलिए उनकी बात को सत्य माने बिना कैसे अध्ययन शुरू कर दूं। आप कोई भी चीज को पढ़ते हैं, जब स्कूल में भी जाता है कोई बच्चा, तो जो टीचर बता रही है सही तो बता रही है, यही मान के तो सुनता है वो। अगर सही नहीं मानता तो सुनना बंद हो जाता है। अगर जैसे आप कोई चीज अटेंड करने जाओ और आपके लग जाए कि ये व्यक्ति सही नहीं बोल रहा, तो आप सुन पाओगे क्या? तो सुनना जो होता है वो तो सहीपन का ही होता है, और सुनने से ज़्यादा उसको मनन करना है, फिर उसको अभ्यास करना है, तो उसके लिए तो गहरी स्वीकृति होनी पड़ती है। उससे कम में अध्ययन नहीं हो पाएगा, है ना। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और कोई रास्ता नहीं है, रास्ते हो सकते हो। मैं नहीं मैं तो एक ही को जानता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली था। जब मेरे को रास्ता नहीं चाहिए था तभी मैं तो ढूंढ भी नहीं रहा था, संयोगवश बाबा जी से मुलाकात हो गई। और मैंने बहुत उसमें एफर्ट लगाया, ऐसा भी मेरे को नहीं लगता है ना। तो उसके बाद भी उपलब्धि हुई है कुछ, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस अच्छा है इसमें। ये हर व्यक्ति को जांचना पड़ेगा अपने अंदर, उतना ही है। तो ये देखिए, ये अपना मुद्दा नहीं है कि और जगह ज्ञान हुआ नहीं हुआ, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि बिना ज्ञान के मानव ज्ञानावस्था की इकाई ना संतुलित नहीं हो पाता, सुखी नहीं हो पाता। ठीक है, ये तो सब जगह ऐसा बोला ही गया, पहले भी बोला गया, आज भी बोल रहे हैं। इसमें तो कोई भेद नहीं है कि ज्ञान से ही जो है मानव की तृप्ति है। ठीक है, तो ज्ञान कैसे हमारे को उपलब्ध होगा, उसकी क्या चीज़ हमारे सामने आज की डेट में।
आपको क्या ऐसी, जैसे एक तो यूनिवर्सिटी की शिक्षा मिल रही है ना, एक तो ये आधार है, इसमें कोई तृप्ति की जगह है, इसको शोध कर लिया जाए। इसके अलावा क्या है आपके पास, इसको देखा जाए। परंपरा में अभी आधुनिक शिक्षा स्थापित हो गई है, उसकी किसी टाइप की क्वालिटी आप कहाँ हैं, मतलब उसके हिसाब से एक सर्टेन क्वालिटी की चीज़ आपको मिलती है। रूरल एरियाज़ में क्वालिटी लो है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, आधुनिक शहरों में और ज़्यादा है, विदेशों में और ज़्यादा है, ये क्रम है उसका, है ना। तो हम धीरे धीरे उसमें सीढ़ी बढ़ते हुए कहीं पहुँच जाए आधुनिक शिक्षा की क्वालिटी। उसके अलावा क्या परंपरागत जो विधियाँ थी उनके स्रोत आज हमें उपलब्ध हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। अगर उपलब्ध है तो उनको अनुकरण किया जाए उसका, अगर उपलब्ध नहीं है तो क्या स्रोत उपलब्ध है उसको देखा जाए। फिर उसकी जो विधियां बता रहे हैं वो, उसके लिए जो करना है क्या वो आपके लिए संभव है, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या परिवार रूप में उसको किया जा सकता है, ये सब देखने की जरूरत है उसमें। तो उसमें देखेंगे जो आजकल ये जो न्यू एज फिलॉसफीज कहते हैं इनको, है ना, तो अपने जितने टीवी बेस्ड जितने भी ये प्रवचन देने वाले हैं सब न्यू एज फिलॉसफर्स हैं। ये क्या है, ये एक वर्जन निकाल देते हैं अपना कि आप जो कर रहे हो करते रहो, पर ये भगवान के नाम पे ये भी करते रहो, इस टाइप की चीज़ें करते हैं, है ना। तो वो अगर आप शोध करने जाएंगे, ये तो मैं थोड़ा सा देखा है, तो ये मतलब अध्यात्मवाद के साथ ईमानदारी नहीं है, उसमें जो सही में कहा गया वो ऐसा नहीं है। वो ये तो मतलब कुछ जुगाड़बाजी बता रहे हैं जो उसका कोई मतलब नहीं है, केवल इतना ही है कि उन लोगों को अपनी दुकान चलानी, वो कोई सिंसियर बात नहीं है, सीरियस बात नहीं है। जितने भी टीवी पे आ रहे हैं उसको अगर आपने देखना है कि भाई परंपरागत विधि से, तो फिर किसी ढंग के गुरु को ढूंढा जाए, उसका अनुसरण किया जाए, उसमें पूरा फिर उसमें एक सीरियसनेस चाहिए, क्योंकि वो एक विशेषता का रास्ता है, उसके अंदर बहुत ही कड़ी तपस्या है, वो इतना आसान भी नहीं है, वो सबके लिए तो संभव नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं चलते हैं उस पर। नहीं भैया, गुरु को तो देखा है मैंने, मतलब बचपन से ही मेरे सामने गुरु रहे हैं जिनका आचरण मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने यही विद्या को फॉलो किया है, तो वर्षों से अभी वो उसी में ही है। और उन्हीं के माध्यम से मैंने जो कुछ भी शिक्षा संस्कार मुझ में है उन्हीं के माध्यम से है। तो ऐसा मतलब टीवी वाला वैसा नहीं है, वो तो मुझे भी पता है कि अब वो इतना बहुत प्रचलित है। लेकिन मेरे जो गुरु है उन्होंने 15-20 साल साधना विधि के दौरान कुछ पाया है और फिर एक चीज़ को हमारे बीच में लाया है, तो उसी को मैं अब तक फॉलो करती थी और अभी भी विश्वास तो है ही, लेकिन अभी जांचने का और मन होता है कि है क्या है। देखिए, उनको बिल्कुल अच्छे मन से सुना जाए, उनकी खूब सेवा की जाए, उनकी बात को अपनाया जाए, अपने अंदर ग्रहण किया जाए और जो उपलब्धि हो उसको शेयर किया जाए, यही कार्यक्रम निकल के आता है इसमें। भाई आपको अपनी आस्था को लगाने के लिए कोई व्यक्ति तो मिला है, ये बहुत बढ़िया बात है। अधिकतर लोगों को तो ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिल पाता है। जैसे हमें बाबा जी मिल गए, आपको वो उपलब्धि है, तो उनके साथ लगा जाए खूब अच्छे से, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल ठीक है। और बताइए। अभी भैया जैसे आप बोले कि संयोग से आपको मिल गए और आप इसमें जुड़ गए, तो हमारे साथ जो कुछ होता है वो संयोग से होता है, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे होती है तो वो संयोग से होती है या कोई नियम काम करता है? जैसे एज फॉर एग्जांपल कि मैं इन परिवार के साथ रह रही हूँ या मेरी इनसे शादी हुई या ये मेरा बेटा है, तो इसका ये सब संयोग होता है कि कोई नियम काम करता है वहां पर? संयोग भी नियम ही है, संयोग भी नियम ही है। मतलब जैसे ये स्वयं स्फूर्त विधि से नियम है, इसमें हमारे जो निर्णय पूर्वक कुछ किया गया नहीं होता है, फिर भी तो घटनाएं तो घट ही रही हैं, सब चीज़ें क्रियाशील हैं। जितनी भी क्रिया वो नियम अनुसार है, तो जो भी नियम अनुसार होगा उनके निश्चित परिणाम होंगे, जिनके निश्चित परिणाम है उससे कुछ निश्चित घटनाएं ही घटेंगी। ये नियम है, उसी का नाम संयोग है ना। इतना ही तो घटित होता है, और क्या होता है। बहुत सुनते हैं या पढ़ते हैं कि
इनके साथ हम रह रहे हैं तो पिछले जन्म का हमारा कोई वो होता है, मतलब इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये कोई नियम, कौन सा नियम पिछले काम जन्म करता वाला है? तो मैं ज़्यादा मालूम नहीं मेरे को, मैंने अभी देखा नहीं अपना पिछला जन्म तो मैं उस पर कमेंट नहीं करता। मैं तो इसके हिसाब से कहते जैसे मेरे अंदर प्रवृत्ति हो गई तर्क को स्वीकारने की एक टाइम पे स्कूल में ही, है ना। तो जब मैं आईआईटी में पढ़ता था तो केवल विज्ञान संबंधी तर्क ही नहीं, है ना, तो जो अपना सुख के संबंध में और प्रयोजन के संबंध में, प्रयोजन भी नहीं कहेंगे कि मानव का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, मतलब एक है ना, एक आयु होती है जिसमें लगता है कि भाई करें क्या, ये जिंदगी का मतलब क्या है, ये जो प्रश्न आ जाता है कभी कभी, है ना, एक आयु में आता है 17, 18, 19, 20, किसी का कम आयु में आ जाएगी, थोड़ा ज़्यादा में आ जाएगा, पर ये प्रश्न तो हमारे सामने कभी ना कभी आ ही जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। इस टाइप के प्रश्न का उत्तर कोई जो सामान्य तौर पे मिलते थे वो तार्किक नहीं लगते थे, है ना। तो जो जैसे उस वक्त एक किताब थी वो क्या नाम है उसका, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, किसी ने दी, मैं थोड़ा सा पढ़ा, मैंने बोला नहीं यार मेरे मतलब की नहीं है, छोड़ दी। फिर ऐसे कुछ और लोगों ने कुछ बोला, फिर वो पॉपुलर कुछ किताबें होती थी वो देखी, उसमें तो कभी पढ़ने में कोई किताब अच्छी लगती थी, नहीं लग पाई, उसमें कुछ बहुत निष्कर्ष नहीं निकलते थे। इसी क्रम में मेरी मुलाकात वहाँ पे आईआईटी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सत्य से हो गई। उनकी बातों में तार्किक दम था, उनकी बातें तार्किक थी, तर्क संगत थी, वो मेरे को अपील किया। अब ये उनसे मिलना तो संयोग था, मैं मानता हूँ, पर देखिए मेरी प्रवृत्ति जो थी उसका एक रोल है ना, क्योंकि मेरे को बहुत सारी अवसर मिल रहे हैं, उन अवसर को मैं रिजेक्ट करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फिर जब मेरी प्रवृत्ति अनुरूप जो अवसर मिला उसको मैंने कैच कर लिया। अब ये नियम अनुसार है कि नहीं है ना, ऐसा ही है सब जगह, सारे संयोग इसी विधि से, बस। हाँ हाँ, है ना, तो उसको इतना ही है संयोग और कुछ नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं उस आयु में बहुत मेरे पास प्रश्न थे या मैं बहुत सारी चीज़ें ढूंढता था या मैं मतलब उसमें मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए एकदम कमिटेड हो गया, ऐसा नहीं। अपना खेल कूद मौज मस्ती करते करते कभी कभी ये भी देख लेते थे, ऐसा था। तो उसमें कहीं ये बात उनकी क्लिक हो गई, तो उनसे क्लिक हो गई तो उनसे कुछ मिलने चला गया तो अगली बार मिलना तय हो गया, वो करते करते नियमित हो गया, और नियमित हो गया तो उसमें जो इनपुट मिलते थे वो अंदर बैठते गए, तो फिर उस तरफ रुझान हो गया, उस तरफ टेंडेंसी हो गई, बन गया वो कार्यक्रम। फिर उस क्रम में बाबा जी से मुलाकात हो गई, ऐसे आज चल गया। तो संयोग का मतलब भी नियम अनुसार ही है, पर वो नियम जो इमीडिएट नहीं है, वो मतलब ओवरऑल काम कर रहे होते हैं, इतना ही है उसमें, नियति उसको बोलते हैं, नियति के अनुसार है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रवृत्ति थी उसी के कारण हम सही लोग बात यहाँ है। इकट्ठे हो गए। ये अवसर तो पूरे इंस्टीट्यूट को प्राप्त था। हाँ, इसलिए वो सूत्र बार बार याद आता है ना, प्रभाव प्रभावित करने से नहीं, प्रभाव स्वीकारने से। तो अवसर सबको था, जिसने उसको स्वीकार लिया उस अवसर को, वो आगे बढ़ गया। माइक दीजिए, क्या पूछनी दीदी? नियम आपने बोला ना कि संयोग ही नियम है, तो संयोग मतलब घटना से जुड़ जाता है कोई। हाँ, कोई हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो संयोग होता है वो हमारे को उसका जो नियम है वो थोड़ा सा उससे जूम आउट करके समझ में आता है। जैसे वैसे मैं बोलूँ तो मैं कोई फिलॉसफी नहीं ढूंढ रहा था या मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं ढूंढ रहा था, फिर भी बाबा जी मिल गए, है ना। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये, ऐसा लगता है संयोग हो गया, भाई मेरे को चाहिए भी नहीं था फिर भी मिल गए। पर अगर हम उसको थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो ये समझ में आता है, अच्छा मेरी एक प्रवृत्ति थी इस तरीके की और उसमें कोई चीज़ मिल गई और इसलिए वो मेरे को अपील कर गया और फिर मैं उनसे मुलाकात हो गई, है ना। तो है तो नियम के अनुसार ही,
पर वो नियम नहीं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे को ऑब्वियस दिखते हैं ऐसे, है ना, कि जैसे भाई कोई ढूंढ रहा है, जैसे कोई बोले कि भैया मेरे को कोई अच्छे गुरु बताओ, मेरे को कुछ आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो कोई आपको कुछ रिकमेंड करेगा, आपको कोई मिल जाए, फिर उनके साथ आपकी यात्रा चल जाए, तो बोल सकते हैं कि भैया ये तो एक विधिवत तरीके से हुआ, आप कुछ खोज रहे थे, आपको कोई मिल गया। पर कोई नहीं ढूंढ रहा है और उसको भी मिल जाए, तो उसके मूल में ध्यान देने से पता चलता है अच्छा ये कारण थे, तो कारण समझ में आता है। कारण समझ में आता है इसका मतलब वो नियम अनुसार है। जहाँ कारण समझ में आ गया उसको नियम अनुसार है, जहाँ कारण समझ में नहीं आता है ना, उसी को रहस्य कहते हैं। वही तो अध्यात्मवाद में हुआ, उसका कारण को नहीं बता पाए। जो इसी पैराग्राफ में जो दीदी अभी पढ़ी थी, बता रही थी, तो उसके अंदर वो वाला पार्ट छूटा हुआ है, वो शुरू ही हुआ है रहस्य